आर्यन ने अपने बैग की पट्टियों को जोर से खींचा। गांठ कसते ही उसे दादाजी की आवाज याद आई। उन्होंने कहा था, रेगिस्तान की रेत केवल रास्ता नहीं बदलती, वह इंसान का इरादा भी परखती है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और अपने कंधे पर वजन को संतुलित किया। भोर की पहली किरण क्षितिज पर उभरी तो उसने कदम आगे बढ़ा दिए। सामने सुनहरी रेत का अंतहीन विस्तार था। हवा में अभी भी रात की ठंडक घुली थी। वो रेत की सीमा पर खड़ा था जहां से सभ्यता खत्म होती है और रहस्य शुरू होते हैं। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर अपना रुख रेगिस्तान के केंद्र की ओर कर लिया। उसके जूते रेत में धंस रहे थे। हर कदम एक भारी आवाज पैदा कर रहा था। सूरज ऊपर चढ़ रहा था और रेत की चमक तेज होती जा रही थी। आर्यन ने अपनी नजरें सामने जमाई। उसने पानी की बोतल को बैग के किनारे से फिर से चेक किया। वो जानता था कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। आर्यन ने अपनी जेब से मुड़ा हुआ नक्शा निकाला। कागज की सतह पर बनी लकीरें उसे गंतव्य की ओर ले जाने वाली थीं। उसने उसे दोनों हाथों से फैलाया। तभी क्षितिज से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। हवा का रुख अचानक बदल गया। एक गर्म झोंका उसके चेहरे से टकराया। रेत के बारीक कण हवा में तैरने लगे। आर्यन ने नक्शे को मजबूती से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हवा का दबाव बढ़ता गया। देखते ही देखते एक बवंडर उसके सामने खड़ा हो गया। नक्शा उसके हाथों से फिसल गया। कागज का टुकड़ा हवा में ऊपर उछला और रेत के थपेड़ों के बीच ओझल हो गया। आर्यन ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी उंगलियां केवल खाली हवा को छू सकी। वो दौड़कर बवंडर के पीछे गया, पर रेत की दीवार ने उसे रोक दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो चारों ओर केवल सुनहरी रेत थी। कोई निशान नहीं, कोई रास्ता नहीं। वो अब पूरी तरह से दिशाहीन था। उसने अपने चारों ओर घूमकर देखा। हर दिशा एक जैसी दिख रही थी। ऊंचे टीले और नीचे की घाटियां आपस में मिल रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो अब उस विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच अकेला खड़ा था। दोपहर की चिलचिलाती धूप अब सिर पर थी। रेत का तापमान इतना बढ़ गया था कि पैरों के नीचे की जलन महसूस होने लगी थी। आर्यन की सांसें भारी हो रही थीं। उसने अपने गले को छुआ जो पूरी तरह सूख चुका था। हर घूंट के साथ उसे अपने गले में रगड़ महसूस हो रही थी। उसने एक सूखे पेड़ के ठूंठ को देखा जिसकी छाया नाम मात्र की थी, फिर भी वो लड़खड़ाते हुए उसकी ओर बढ़ा। वो रेत पर बैठ गया और अपने बैग की चेन खोली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पानी की बोतल बाहर निकाली। बोतल का वजन उसे बहुत हल्का महसूस हुआ। उसने ढक्कन खोला और उसे उल्टा किया। केवल 3 बूंदें रेत पर गिरी और पलक झपकते ही सूख गईं। उसने बोतल को जोर से निचोड़ा, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। आर्यन ने बोतल को दूर फेंक दिया। उसकी नजरें सामने की खाली रेत पर टिक गईं। सूरज की किरणें उसकी आंखों को चुभ रही थीं। वो अपनी पीठ उस सूखे पेड़ के तने से टिकाकर बैठ गया। उसकी पलकें भारी होने लगीं। उसने अपनी हथेलियों से रेत को दबाया जो अब तवे की तरह गर्म थी। उसे लगा कि वो अब और आगे नहीं बढ़ पाएगा। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी धड़कनें सुनाई देने लगीं। वो सुस्त पड़ा, थात भी हवा में एक कंपन पैदा हुआ। ये कोई साधारण हवा नहीं थी। रेत के कण अचानक हवा में ऊपर की ओर उठने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम लिया हो। आर्यन ने अपनी आंखें खोली। एक धीमी भारी गूंज उसके कानों में टकराई। आर्यन डाउन, तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उसके चारों ओर की रेत से आ रही थी। वो चौंक कर सीधा हो गया। उसने अपने हाथों से रेत को पीछे धकेला और उठने की कोशिश की। उसके पैर रेत में धंस रहे थे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल हवा का एक चक्र उसके चारों ओर घूम रहा था। आर्यन, तुम यहाँ क्यों आए हो? वही आवाज फिर गूंजी, इस बार और भी स्पष्ट। रेत के कण उसके चेहरे के पास आकर रुक गए। उसे महसूस हुआ कि रेगिस्तान की आत्मा उसे देख रही है। वह खड़ा हुआ, उसके घुटने कांप रहे थे। हवा का दबाव बढ़ गया था जिससे उसके कान बजने लगे। वो जानता था कि ये कोई भ्रम नहीं है। वह उस अदृश्य उपस्थिति के सामने डटकर खड़ा हो गया। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। रेत के कण उसके चारों ओर एक घेरा बना रहे थे, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। उसने बिना पलक झपकाए उस खालीपन की ओर देखा जहां से आवाज आ रही थी। मैं इस रेगिस्तान के रहस्यों को जानने आया, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज सूखी हवा में गूंजकर शांत हो गई। रेगिस्तान की आत्मा ने फिर से चुनौती दी, साहस केवल चलने में नहीं, परीक्षा देने में है। ये शब्द किसी चेतावनी की तरह उसके कानों में चुभे। आर्यन ने अपना सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि ये यात्रा अब केवल पानी की तलाश नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का जरिया है। उसने रेत पर अपने पैर मजबूती से जमाए। उसने अपनी थकान को एक तरफ धकेल दिया और उस अदृश्य दबाव के बीच से कदम आगे बढ़ाया। रेत उसके जूतों के नीचे दब रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। उसने आत्मा की चुनौती को स्वीकार कर लिया था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उसकी नजरें अब क्षितिज पर टिकी थीं। उसने एक गहरी सांस ली और उस तपती हुई जमीन पर आगे बढ़ गया। वो जानता था कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। हवा का शोर कम हो गया, लेकिन उसके कदमों की आहट अब रेगिस्तान की खामोशी को चीर रही थी। वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला, जहां परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी।
धूप अब सिर पर थी। आर्यन के गले में कांटे से चुभ रहे थे। हर कदम पर रेत उसके जूतों के भीतर भर रही थी, जिससे उसके पैर भारी हो गए थे। उसने अपनी जीभ तालू से चिपकी हुई महसूस की। वो लड़खड़ाया, एक टीले पर हाथ टिकाकर खुद को संभाला। तभी उसकी धुंधली होती नजरों के सामने कुछ तंबू दिखाई दिए। वो कबीले का डेरा था। आर्यन ने अपनी बची हुई ऊर्जा जुटाई और उस दिशा में घिसटते हुए बढ़ा। तंबुओं के पास पहुंचते ही वो रेत पर गिर पड़ा। वहां के मुखिया ने उसे देखा। मुखिया की आंखों में कोई दया नहीं, बस एक कठोर नियम था। उसने आर्यन के सामने एक खाली पात्र रखा। मुखिया ने अपनी लाठी से दूर क्षितिज की ओर इशारा किया। हमारा ऊंट खो गया है, उसे लाओ तो पानी मिलेगा। आर्यन ने सूखे होठों को सिकोड़ा और मुखिया की ओर देखा। वो उठने की कोशिश कर रहा था, उसके हाथ रेत में धंस रहे थे। उसने मुखिया की शर्त को स्वीकार करते हुए अपना सिर हिलाया। उसे पता था कि बिना पानी के ये काम असंभव जैसा है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने एक बार फिर उस तपती हुई दिशा में कदम बढ़ाए। मुखिया उसे दूर जाते हुए देख रहा था। आर्यन की परछाई रेत पर लंबी होती जा रही थी। रेत की तपिश अब आर्यन के जूतों को पार कर उसके तलवों को झुलसा रही थी। वो घंटों से चल रहा था, लेकिन क्षितिज कहीं करीब नहीं आ रहा था। उसके घुटने कांपने लगे थे। हर बार जब वो कदम उठाता, रेत उसके पैरों के नीचे से खिसक जाती, जिससे उसका संतुलन बार बार बिगड़ता। वो एक बार फिर रेत पर गिरा। उसके हाथ की हथेलियां झुलसी हुई जमीन पर टिक गईं। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। उसकी सांसें तेज और भारी हो गई थीं, जो सूखी हवा के साथ मिलकर सीने में दर्द पैदा कर रही थीं। उसने अपनी आंखों को जोर से मींचा और फिर खोला। चारों तरफ केवल सुनहरी रेत का अंतहीन विस्तार था। कोई छाया नहीं, कोई संकेत नहीं। वो घुटनों के बल खड़ा हुआ। उसके शरीर का हर हिस्सा भारी पत्थर जैसा महसूस हो रहा था। उसने अपने सूखे होठों को दांतों से दबाया ताकि वो दर्द को झेल सके। वो जानता था कि अगर वो यहीं रुक गया तो ये रेगिस्तान उसे हमेशा के लिए निगल लेगा। उसने अपनी मुट्ठियों में रेत भरी और उसे जोर से दबाया। दर्द ने उसे होश में रखा। वो फिर से खड़ा हुआ, लड़खड़ाते हुए लेकिन दृढ़ता के साथ। उसकी नजरें अब भी उस दिशा में टिकी थीं जहां ऊंट के होने की संभावना थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसका हर कदम एक संघर्ष था। वो गिरता, फिर उठता, फिर आगे बढ़ता। हवा में रेत के कणों की सरसराहट बढ़ गई थी। आर्यन एक विशाल चट्टान के पास पहुंचा, जिसकी छाया में थोड़ी ठंडक थी। उसने अपनी सांसें थाम ली। चट्टान के दूसरी ओर एक ऊंट जमीन पर पड़ा करा रहा था। उसके पिछले पैर से खून रिस रहा था, जो रेत को गहरा लाल कर रहा था। आर्यन ने बिना एक पल सोचे अपना बैग नीचे गिराया। उसने अपनी कमर से बंधी अतिरिक्त परत को खींचा और उसे झटके से फाड़कर लंबी पट्टियां बनाई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी हरकतें सटीक थीं। वो ऊंट के पास घुटनों के बल बैठा। ऊंट ने दर्द में अपना सिर झटके से पीछे किया, लेकिन आर्यन ने शांति से उसके गले को सहलाया। उसने घाव के पास की रेत को धीरे से हटाया। कपड़े की पट्टी को उसने घाव के चारों ओर लपेटा और मजबूती से गांठ बांधी। ऊंट की कराह धीरे धीरे धीमी हो गई। आर्यन ने अपना हाथ ऊंट की पीठ पर रखा। उस बेजुबान जानवर की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। आर्यन ने उसे धीरे से उठने का इशारा किया। ऊंट ने लड़खड़ाते हुए अपने पैर जमाए। आर्यन ने उसे सहारा देने के लिए अपना कंधा आगे बढ़ाया। आर्यन ने ऊंट का वजन अपने कंधों पर महसूस किया। जानवर का हर कदम रेत में गहरा धंस रहा था, जिससे आर्यन का संतुलन बार बार डगमगा रहा था। उसकी अपनी टांगें थकान से सुन्न हो चुकी थीं, लेकिन उसने अपना हाथ ऊंट की काठी पर मजबूती से जमाए रखा। सूरज की आखिरी किरणें रेत पर लंबी परछाइयां बना रही थीं। आर्यन की सांसें भारी थीं, जो उसके सीने में एक लयबद्ध दर्द की तरह गूंज रही थीं। उसने अपने सूखे गले को निगला और अपनी नजरें क्षितिज पर टिकी, उस धुंधली लकीर पर केंद्रित की जहां कबीले के होने का अनुमान था। ऊंट कभी कभी रुक जाता, दर्द के कारण उसका शरीर कांपने लगता। आर्यन उसे धीमे स्वर में फुसफुसाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरकर रेत में समा रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो रेत की ढलानों को पार करता रहा, जहां हर कदम एक नई चुनौती पेश कर रहा था। उसके पैरों की मांसपेशियां जवाब दे रही थीं, मगर उसका संकल्प अडिग था। उसने अपने शरीर के दर्द को नजरअंदाज किया और ऊंट को सहारा देते हुए एक और कदम आगे बढ़ाया। कबीले की ओर जाने वाला रास्ता लंबा था। कबीले की झोपड़ियों के पास पहुंचते ही आर्यन के पैर लड़खड़ा गए। उसने ऊंट को एक खंबे से बांधा और थकावट से चूर होकर जमीन पर बैठ गया। कबीले का मुखिया अपनी कुटिया से बाहर आया। उसने आर्यन की ओर देखा, फिर उस घायल ऊंट को देखा जो अब सुरक्षित था। मुखिया ने एक मिट्टी का पात्र उठाया और आर्यन की ओर बढ़ाया। आर्यन ने कांपते हाथों से पात्र को थामा। पानी की शीतलता उसके हाथों को छूते ही उसे एक नई जान का एहसास हुआ। उसने एक ही सांस में आधा पात्र खाली कर दिया। पानी उसके गले से नीचे उतरते ही उसकी सुखी हुई नसों में जैसे फिर से हलचल मच गई। उसने पात्र को नीचे रखा और अपनी हथेलियों से चेहरे को पोंछा।
उसकी आंखों की धुंधली थकान छंटने लगी थी। मुखिया ने सिर हिलाकर उसकी ओर इशारा किया मानो वो उसके साहस को स्वीकार कर रहा हो। आर्यन ने उठने के लिए अपने घुटनों पर जोर दिया। अब उसके शरीर में पहले जैसी जकड़न नहीं थी। उसने अपने बैग को दोबारा कंधे पर ठीक किया और कबीले की सीमा से बाहर की ओर कदम बढ़ाए। रेगिस्तान की हवा अब उसे इतनी कठोर नहीं लग रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सूरज की आखिरी लालिमा क्षितिज के पीछे ओझल हो गई। रेगिस्तान की तपती रेत ने अपनी गर्मी छोड़ना शुरू किया। आर्यन ने महसूस किया कि हवा का रुख बदल गया है। कुछ ही मिनटों में झुलसाने वाली दोपहर की यादें धुंधली पड़ गईं और एक तीखी बर्फीली सिहरन उसकी त्वचा को छूने लगी। उसने अपने शरीर को सिकोड़ लिया, लेकिन ठंड का असर हड्डियों तक पहुंच रहा था। तापमान तेजी से गिरकर शून्य के करीब पहुंचने लगा था। रेत अब एक ठंडी कठोर सतह में बदल चुकी थी। आर्यन ने अपने हाथों को रगड़ा और अपनी सांसों की भाप को हवा में बनते देखा। ऊपर की ओर देखने पर रेगिस्तान का आसमान किसी विशाल मखमली चादर जैसा दिख रहा था। तारे इतने स्पष्ट और करीब थे कि ऐसा लगा जैसे वे रेत के टीलों पर ही उतर आए हों। नीली और चांदी जैसी रोशनी ने पूरे रेगिस्तान को एक अलौकिक चमक से भर दिया। आर्यन उस सन्नाटे के बीच अकेला खड़ा था। हवा की सरसराहट अब किसी धीमी फुसफुसाहट जैसी सुनाई दे रही थी। वो आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे रेत की चरमराहट उस शांत रात में गूंज रही थी। आर्यन ने अपनी नजरें उन चमकते तारों पर टिकाए रखीं जो उसे किसी अनजान दिशा की ओर संकेत कर रहे थे। आर्यन अभी कुछ कदम ही चला था कि हवा में एक दबी हुई सिसकी गूंजी। वो ठिठक गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि वो आवाज किसी के रोने जैसी साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी रेत के टीलों के पीछे खो गई। वो आवाज की दिशा में मुड़ा और एक ढलान के नीचे की ओर बढ़ा। वहां रेत के एक छोटे से गड्ढे में एक बच्चा दुबका हुआ बैठा था। बच्चा अपनी घुटनों को छाती से सटाए कांप रहा था। उसके शरीर की थरथराहट दूर से ही देखी जा सकती थी। आर्यन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपने शरीर को ढंकने वाले कोट को तुरंत उतारा और उस बच्चे के चारों ओर लपेट दिया। उसने बच्चे को अपने पास खींचकर उसे सहारा दिया। बच्चे की आंखों से बहते आंसू उसके गालों पर जम रहे थे। आर्यन ने अपने हाथों से बच्चे के कांपते कंधों को थपथपाया। उसने बच्चे के चेहरे को देखा जो ठंड के कारण पीला पड़ गया था। आर्यन ने उसे मजबूती से पकड़े रखा ताकि उसकी गर्माहट बच्चे तक पहुंच सके। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में सुरक्षित महसूस कराया। इस बर्फीली रात में एक अजनबी का ये निस्वार्थ कदम ही उस बच्चे के लिए एकमात्र सहारा था। बच्चा अपनी कांपती उंगली से ऊपर आकाश की ओर इशारा करता है। आर्यन ने अपना सिर ऊपर उठाया। वहां तारों का एक विशेष समूह किसी तीर की तरह चमक रहा था। बच्चा धीरे से आर्यन के कंधे पर हाथ रखता है। आर्यन ने बच्चे की आंखों में देखा, वहां एक अजीब सी चमक थी। वो समझ गया कि ये कोई साधारण इशारा नहीं है। उसने बच्चे को अपनी बाहों में और मजबूती से संभाला और तारों की उस कतार के नीचे कदम बढ़ा दिए। हर कदम के साथ रेत का स्वरूप बदल रहा था। आर्यन ने पाया कि वह अब किसी ढलान पर नहीं बल्कि एक समतल रास्ते पर चल रहा है। बच्चा अब शांत था। उसकी नजरें लगातार उन तारों पर टिकी थीं। आर्यन ने अपनी चाल धीमी की। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, रेगिस्तान की ठंडी हवाओं का शोर कम होने लगा। तारों की रोशनी अब उसके सामने के रास्ते को स्पष्ट कर रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि वो अब भटक नहीं रहा है बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा निर्देशित हो रहा है। वो आगे बढ़ता गया। आर्यन तारों की सीध में आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके पैरों के नीचे की रेत में एक हलचल हुई। उसने अपना पैर रोका। रेत के कण आपस में टकराकर एक धीमी खनक पैदा कर रहे थे। देखते ही देखते उसके ठीक सामने जमीन पर एक पतली नीली रेखा उभरने लगी। वो रेखा किसी बिजली की लकीर की तरह जमीन को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। आर्यन ने अपनी नजरें उस चमक पर टिका दी। नीली रोशनी धीरे धीरे तीव्र होती गई, जिससे आसपास की ठंडी रेत भी नीली आभा से नहा गई। वो कोई साधारण रास्ता नहीं था बल्कि रेत के भीतर से निकलती एक जादुई लकीर थी जो दूर क्षितिज तक जा रही थी। आर्यन ने झुककर रेत को छुआ। वह जगह सामान्य से अधिक गर्म महसूस हो रही थी। उसने अपना पैर उस नीली रेखा पर रखा तो जमीन के नीचे से एक हल्की गूंज उठी। आर्यन के कदम अब उस नीली चमक के साथ तालमेल बिठाकर चलने लगे। हर कदम के साथ वह रेखा और अधिक चौड़ी और चमकीली होती गई। उसने बच्चे को अपनी बाहों में और कस लिया और उस नीली जादुई रेखा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ गया। नीली रेखा एक ऊंचे टीले के पीछे जाकर समाप्त हो गई। आर्यन ने टीले के ऊपर कदम रखे और नीचे की ओर देखा। वहां रेत के बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर बना था जिसके दरवाजे से एक मंद पीली रोशनी बाहर आ रही थी। आर्यन ने बच्चे को धीरे से नीचे उतारा। बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बिना पीछे मुड़े घर की ओर भागने लगा। दरवाजे पर खड़े दो आकृतियों ने उसे देखते ही अपनी बाहें फैला दी। वे बच्चे को अपनी गोद में समेट लेते हैं। आर्यन टीले पर खड़ा होकर यह दृश्य देख रहा था। उसे लगा जैसे रेगिस्तान की ठंडी हवाओं में अचानक एक गर्माहट घुल गई हो। बच्चे के माता पिता ने आर्यन की ओर देखा और अपना सिर झुकाकर सम्मान प्रकट किया। आर्यन ने भी हाथ जोड़कर उत्तर दिया।
वो नीचे उतरा और घर के द्वार तक पहुंचा। उसे थकान महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि उसके भीतर तैर रही थी। आर्यन ने घर की चौखट को छुआ। वहां की मिट्टी में उसे एक अलग तरह की स्थिरता महसूस हुई। उसने बच्चे के सिर पे हाथ रखा। बच्चा मुस्कुराया। आर्यन ने घर से बाहर निकलने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाए, बच्चे के पिता ने उसे रुकने का संकेत दिया। उन्होंने अपनी हथेली खोली जिस पर एक पत्थर रखा था। वो पत्थर साधारण नहीं था, उसकी सतह से एक मंद और स्थिर नीली रोशनी निकल रही थी। उनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। उन्होंने धीरे से कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, ये पत्थर तुम्हारे साथ रहेगा। आने वाले समय में जब रेगिस्तान अपनी पूरी ताकत के साथ गरजेगा, तब यही तुम्हारी रक्षा करेगा। हवा की दिशा बदल गई थी। अब वो ठंडी नहीं बल्कि गर्म और भारी महसूस हो रही थी। रेत के बारीक कण हवा में तैरने लगे। चारों तरफ से रेत की बौछार एक चाबुक की तरह उसके शरीर पर पड़ रही थी। वो पूरी तरह से इस बवंडर के केंद्र में फंसा था। शोर इतना तीव्र था कि वो अपनी खुद की चीख भी नहीं सुन सकता था। आर्यन ने जमीन को कसकर पकड़ लिया। वो अब दिशाहीन था। हर तरफ से आता हुआ रेत का दबाव उसे दबा रहा था। वो केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। तभी आर्यन ने अपने बैग के भीतर हाथ डाला और उस चमकते हुए पत्थर को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। पत्थर की सतह अचानक गर्म होने लगी। आर्यन ने उसे अपने सामने हवा में ऊंचा उठाया। पत्थर से एक मंद नीली रोशनी निकली जो पलक झपकते ही सुनहरी आभा में बदल गई। एक तेज गूंज के साथ उस रोशनी ने आर्यन के चारों ओर एक अर्धगोलाकार ढाल का निर्माण किया। रेत के कण जो पहले उसे छील रहे थे, अब उस सुनहरी दीवार से टकराकर हवा में बिखरने लगे। ढाल के भीतर का वातावरण अचानक शांत हो गया। बाहर का शोर अब केवल एक दूर की गड़गड़ाहट बनकर रह गया था। आर्यन ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने रेत की दीवारें टकरा रही थीं, लेकिन ढाल के भीतर एक सुरक्षित घेरा बन चुका था। वो ढाल पारदर्शी थी, जिससे वो बाहर के विनाशकारी बवंडर को देख पा रहा था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। वो उस ढाल की ओट में खड़ा रहा, जबकि बाहर का तूफान अपनी पूरी शक्ति से उस सुनहरी दीवार को भेदने की नाकाम कोशिश करता रहा। सुनहरी ढाल की चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। बाहर का शोर जो अभी तक एक गर्जना की तरह था, अब एक धीमी फुसफुसाहट में बदल गया। रेत के कण जो हवा में तैर रहे थे, नीचे जमीन पर बैठने लगे। आर्यन ने ढाल को धीरे से नीचे उतारा। उसके चारों ओर का दृश्य साफ होने लगा। धूल की परत छंटते ही उसने देखा कि वो एक विशाल टीले के बिल्कुल शिखर पर खड़ा है। चारों ओर फैली रेत अब शांत थी, जैसे कभी कोई तूफान आया ही न हो। टीले की ढलानें दूर तक फैली हुई थीं, जहां से पूरा रेगिस्तान एक अंतहीन लहर की तरह दिखाई दे रहा था। आर्यन ने अपने पैरों के नीचे की रेत को महसूस किया, जो अब ठंडी और स्थिर थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। टीले की चोटी पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। तभी उसके सामने की हवा में कंपन होने लगा। रेतकण जुड़े रेगिस्तान की आत्मा आकार में खड़ी हुई। उसकी उपस्थिति से आसपास की हवा में एक भारीपन सा आ गया। आत्मा की आंखें स्थिर थीं, जो सीधे आर्यन को देख रही थीं। उसने अपना हाथ उठाया और रेगिस्तान की ओर इशारा किया। एक गंभीर और गूंजती हुई आवाज वातावरण में तैरने लगी। यह अंतिम परीक्षा की घड़ी थी। आर्यन ने अपनी मुट्ठी में पत्थर को मजबूती से थामे रखा और आत्मा की ओर देखा। रेगिस्तान की आत्मा की आवाज टीले के शिखर पे गूंज उठी। उसने आर्यन की ओर देखते हुए अपना हाथ फैलाया। हवा में रेत के कण थम गए थे, जैसे समय स्वयं रुक गया हो। आत्मा ने कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, तुमने हर बाधा को पार किया है। अब अंतिम परीक्षा का समय है। मांगो जो भी वरदान तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा। आर्यन ने अपना सिर झुकाया।
उसने अपने बैग को जमीन पर रखा और उस जादुई पत्थर को अपनी हथेली पर रख कर देखा। उसने अपनी मुट्ठी खोली और पत्थर को वापस बैग में डाल दिया। आर्यन ने सीधे आत्मा की आंखों में देखा। उसके चेहरे पे कोई संशय नहीं था। उसने दृढ़ता से कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहता हूं कि इस बंजर रेगिस्तान में पानी आ जाए। आत्मा के चेहरे पर एक सूक्ष्म परिवर्तन आया, जैसे वो इस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। आर्यन ने अपने पैर जमीन पर मजबूती से जमाए। उसने एक गहरी सांस ली और आत्मा के निर्णय की प्रतीक्षा में स्थिर खड़ा रहा। ये मांग उसके पूरे सफर का निचोड़ थी। आर्यन के शब्द समाप्त होते ही टीले की सतह पर एक तीव्र कंपन महसूस हुआ। उसके पैरों के नीचे की रेत अचानक कांपने लगी। देखते ही देखते जमीन पर एक के बाद एक गहरी दरारें उभरने लगीं। ये दरारें सांप की तरह तेजी से टीले के चारों ओर फैल गईं। मिट्टी के फटने की आवाज किसी वज्रपात जैसी सुनाई दी। आर्यन ने अपना संतुलन बनाए रखने के लिए अपने पैर फैला लिए। अचानक उन दरारों के बीच से एक तेज गर्जना के साथ पानी का एक शक्तिशाली फव्वारा ऊपर की ओर उछला। ये कोई साधारण पानी नहीं था, बल्कि एक निर्मल और ठंडी धारा थी जो सीधे धरती के गर्भ से फूट रही थी। पानी की बौछारें हवा में उड़ते हुए आसपास की सूखी रेत को भिगोने लगीं। आर्यन ने अपनी आंखों को पानी की फुहारों से बचाने के लिए हाथ आगे किया। वो पानी की तेज धार को देख रहा था जो अब एक झरने का रूप ले चुकी थी। आर्यन ने देखा कि पानी के स्पर्श से जमीन के भीतर दबे बीज अचानक सक्रिय हो गए। मिट्टी की सतह फटी और छोटे छोटे हरे अंकुर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगे। आत्मा ने अपना हाथ आर्यन के सिर के ऊपर रखा और एक दिव्य प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल गईं। ये क्षण प्रेम और त्याग की सर्वोच्च जीत का साक्षी बना। तीव्र सफेद रोशनी अचानक एक झटके के साथ सिमट गई। आर्यन ने अपनी आंखें खोली। उसने अपनी सांसें तेज महसूस की। उसने अपना हाथ अपनी मुट्ठी के पास ले जाकर धीरे से खोला। उसकी हथेली में वो जादुई पत्थर अब भी मौजूद था।